नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूं तुम्हारा अजीत सर और आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे रॉक स्टार कवि से मिलने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़ों के दिमाग की बत्ती जल जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की। बच्चों, ये टॉपिक तुम्हारे एग्जाम के लिए वीवीआईपी है, अति महत्वपूर्ण है। इसे छोड़ना मतलब खुद का नुकसान करना, इसलिए कान खोलकर सुनना, क्योंकि इसे हम कहानी की तरह समझेंगे। बोरियत का तो नामो निशान नहीं होगा। 1. मुक्तिबोध का जन्म और बचपन, कहानी की शुरुआत। तो सुनो बच्चों, हमारी कहानी शुरू होती है 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के एक प्यारे से शहर श्योपुर, ये ग्वालियर के पास है, में पैदा हुए हमारे मुक्तिबोध जी। इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। नाम थोड़ा भारी भरकम है ना, पर काम तो देखो जबरदस्त था। इनके पापा थे माधवराव जी, जो उस समय ग्वालियर रियासत की पुलिस में अधिकारी थे। सोचो, थोड़ा रौबदार मामला। और माँ पार्वती जी, भाई वाह, पढ़ी लिखी और बहुत ही धर्मपरायण महिला। घर में ज्ञान और संस्कार दोनों थे। इनके 3 भाई थे। छोटे भाई शरद चंद्र भारती तो खुद भी बड़े होकर जबरदस्त कवि और उपन्यासकार बने, यानी पूरा खानदान ही क्रिएटिव था। मुक्तिबोध की बचपन की शरारतें शुरू हुई श्योपुर में ही। इनका एक ऐसा पक्का दोस्त था ना, जिसके साथ बस निकल जाते शहर घूमने। सुबह निकले तो शाम कहाँ हो गई पता ही नहीं चलता था। इसी घुमक्कड़ी ने, इस घूमने फिरने की आदत ने इन्हें थोड़ा घुमक्कड़ प्रकृति का इंसान बना दिया। ये पॉइंट आगे उनकी कविता में आएगा, याद रखना। 2. बचपन का असर और पढ़ाई, अनुभव ही ज्ञान है। और हाँ बच्चों, यही जो बचपन में इधर उधर घूमते थे ना, पुराने कुएं, बावड़ियां आजकल तो दिखती भी नहीं, तट खंडहर, घने बरगद के पेड़, टूटे फूटे मंदिर, ये सब उनके दिमाग में बस गया था। बिल्कुल लाइव देखा था उन्होंने। इसीलिए उनकी कविताओं में ये सब चीजें बार बार आती हैं, अनेक संदर्भ में आती हैं, बिल्कुल असली अनुभवों से निकली हुई। तो समझ लो, बचपन की मस्ती भी काम आती है लेखक बनने में। हाँ। अब देखो, घर की हालत थोड़ी टाइट थी बच्चों। किताब कॉपी के पैसे भी मुश्किल से निकलते थे। गरीबी थी बच्चों, इसीलिए बेचारे 1938 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए करते ही, पढ़ाई पूरी करते ही तुरंत उज्जैन के एक मॉडर्न स्कूल में अध्यापक, टीचर लग गए। यानी पढ़ाई पूरी और सीधा काम पर। पैसे कमाने की जरूरत थी ना। 3. साहित्यिक दुनिया में कदम, एक चिंगारी जो आग बनी। लेकिन ये तो ठहरे दिमाग वाले आदमी, सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, साहित्य से दिल लगा हुआ था। उज्जैन में ही इन्होंने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की नींव रख दी। सोचो, छोटे शहर में रहकर भी बड़े काम। मीटिंग बुलाते थे तो कौन आते थे? रामविलास शर्मा जी, अमृत राय जी जैसे हिंदी साहित्य के दिग्गज। यानी बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया था। मित्रों ने कहा, भाई ज्ञान बढ़ाना है तो एमए भी कर लो। तो 1954 में इन्होंने एमए भी किया। फिर थोड़ी अच्छी नौकरी मिली कॉलेज में, लेक्चरर बन गए, तो थोड़ी पैसों की तंगी कम हुई, थोड़ी राहत की सांस ली। अब आते हैं इनके राइटर बनने के सफर के सबसे जरूरी पॉइंट पर। लिखना पढ़ना इन्होंने लगभग 1935 से शुरू कर दिया था। जब ये साहित्य में आए ना, तो उस समय हिंदी में क्या चल रहा था? छायावाद वाला जमाना बस खत्म होने वाला था। जैसे एक फैशन जाता है और नया आता है ना, वैसा ही समझो। और प्रगतिवाद, समाज को बदलने की बात, और प्रयोगवाद, कुछ नया करने की बात, नाम की नई चीजें जोर पकड़ रही थीं। मुक्तिबोध जी के अंदर शुरू से ही दुनिया को समझने, एक व्यवस्थित जीवन दर्शन अपनाने की जबरदस्त प्यास थी। ये प्रगतिशील लेखक संघ के तो एक्टिव मेंबर थे ही। 4. तारसप्तक और पहचान, रातों रात स्टारडम। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1943, जब तारसप्तक छपा। ये तारसप्तक क्या था? कुछ नए जबरदस्त कवियों का कलेक्शन। और बच्चों, मजे की बात यह है कि इस तारसप्तक में मुक्तिबोध की कविताएं शामिल थीं। बस फिर क्या था? तारसप्तक ने इन्हें रातों रात हिंदी साहित्य में एक प्रतिभा संपन्न कवि के रूप में स्थापित कर दिया। जैसे आज के टाइम में कोई रील्स बनाकर वायरल हो जाता है ना, कुछ वैसा ही समझ लो। लेकिन यहाँ कला वायरल हुई थी और हमेशा के लिए छप गई। 5. मुक्तिबोध का स्टाइल और विचार, समाज के एक्सरे मशीन। अब समझो कि मुक्तिबोध क्यों इतने खास हैं। ये नई कविता के तो मूर्धन्य कवि यानी सरताज थे। नई कविता में जो नयापन आया उसके लीडर थे ये। इनकी पूरी राइटिंग किसके लिए है पता है? उन लोगों के लिए जो बेचारे शोषित, पीड़ित और दलित हैं, यानी जो सताए हुए हैं, जिन्हें दबाया गया है, जिनका हक छीना गया है, उनकी आवाज बने ये। समाज की जो उस वक्त की अर्थव्यवस्था और व्यवस्था थी ना,
उसको देखकर इनको इतना गुस्सा आता था कि पूछो मत। एकदम आक्रोशपूर्ण मुद्रा में दिखाई देते थे, जैसे कोई अन्याय देखकर एकदम आग बबूला हो जाता है ना, वैसे ही इनकी कविताएं थीं। ये पक्का मानते थे कि ये जो समाज का ढांचा बना हुआ है ना, ये पूरा चरभरा गया है, मतलब टूटने वाला है। इसकी नींव सड़ चुकी है। जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग जिसकी जड़ें कमजोर हो जाती है ना, वैसा ही समाज इन्हें दिखता था। इसीलिए वो कहते थे कि भाई इसमें तो आमूलचूल परिवर्तन यानी एकदम जबरदस्त बदलाव चाहिए, पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां किसी का शोषण न हो, किसी को दुख दर्द न सहना पड़े, जहां हर कोई जागरूक हो, अपनी आंखें खुली रखे, सोता हुआ न रहे। बिल्कुल क्रांतिकारी विचार। ये थे हमारे मुक्तिबोध 6 मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं। ये तो रट लेना बच्चों। चलो अब जरा इनकी कुछ मास्टरपीस रचनाएं देख लेते हैं। ये एग्जाम में पक्का आती हैं, नोट कर लो। अपनी कॉपी किताब निकाल लो। काव्य पोएट्री, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, तार सप्तक में प्रकाशित रचनाएं, आलोचना, क्रिटिसिज्म, नई कविता का आत्मसंघर्ष, कामायनी एक पुनर्विचार, समीक्षा की समस्याएं, नाट साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कहानी, स्टोरीज, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, 7 मुक्तिबोध का निधन, एक तारे का अस्त। देखो बच्चों, इतना जबरदस्त दिमाग, इतनी ऊर्जा, समाज को बदलने का इतना जुनून, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 11 सितंबर 1964 को हबीबगंज, भोपाल में इनका निधन हो गया, सिर्फ 46 साल की उम्र में। सोचो कितनी कम उम्र में वो दुनिया छोड़कर चले गए। एक ऐसे तारे का अस्त हो गया जिसने हिंदी साहित्य को एक नई रोशनी दी थी, लेकिन उनका काम आज भी हमें रास्ता दिखाता है। 8 निष्कर्ष, अजीत सर का फाइनल ज्ञान। तो देखा बच्चों, ये थे हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध, एक कवि, कहानीकार, आलोचक और सबसे बढ़कर एक ऐसे इंसान जिसने समाज की सच्चाइयों को देखा, समझा और अपनी जबरदस्त कलम से उस पर आवाज उठाई। एग्जाम के लिए ये सारे पॉइंट्स सुपर इंपॉर्टेंट हैं। इनका जन्म, मृत्यु, कहाँ पैदा हुए, पापा क्या करते थे, माँ कैसी थी, इनका बचपन का दोस्त, घुमक्कड़ी, BA, MA, ये उज्जैन का स्कूल, प्रगतिशील लेखक संघ, सबसे जरूरी, तार सप्तक 1943। इनकी कविता का विषय शोषित पीड़ित लोग, समाज का गुस्सा, और इनकी रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार। ये सब टिप्स पर होना चाहिए। इस वीडियो को दोबारा देखना ताकि एक एक बात दिमाग में बैठ जाए। अजीत सर की बात मानो, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में नंबर पक्के। चलो अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे। बाय बच्चों, जय हिंद।